हमारे साथ और काफी सारे दर्शक जुड़ रहे हैं। चंडीगढ़ से हमें रामपाल शर्मा जी ने कॉल किया है। जी पूछिए अपना सवाल। मेरे पास मुंजाल ऑटो के 100 शेयर थे, बाइंग प्राइस मेरी 110 रुपीज। ओके, और कितने शेयर्स लिए आपने? मेरे पास 100 शेयर है, 100 शेयर थे, लॉन्ग टर्म के लिए मैंने लिए हुए हैं। मगर एक प्रॉब्लम ये है कि 2 दिन पहले रेट 142 के करीब था और ये इसकी प्राइस हाफ रह गई, अभी 72 74 के प्राइस चल। क्या बात इसमें कुछ ऑप्शन लॉट हुए हैं, क्या चक्कर है इसका? चलिए राय जान लेते हैं। विकास जी, इनके पास मुंजाल ऑटो के शेयर्स हैं। 100 शेयर्स इन्होंने 110 के भाव पर लिया था, बीच में तेजी आई थी, लेकिन अब काफी कमजोरी स्टॉक में देखने को मिल रही है। 70 जी अच्छा, बोनस इशू की वजह से ऐसा हुआ है और आज 2% की मजबूती स्टॉक में देखने को मिल रही है। विकास जी, मुंजाल ऑटो में आप क्या राय देंगे? देखिए, बहुत अच्छा स्टॉक है, ऑटो कंपोनेंट कंपनी है और मुझे लगता है यहाँ से भी और अपसाइड देखने को मिलेंगे। जहां तक निवेशक का सवाल है, इनको जरूर एक पे एक बोनस मिला है, तो इनकी जो कॉस्ट है वो अगर इन्होंने 110 में ली है तो वो 55 रुपए की हो गई है। तो आज जो लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे ये अच्छे खासे प्रॉफिट्स में बैठे हुए हैं, बट मुझे लगता है इस स्टॉक में बिल्कुल बने रह सकते हैं। लंबी अवधि में यहाँ से भी और अपसाइड्स देखने को मिलेंगे। चलिए, देवयानी जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने कॉल किया है, पुणे से लाइन पे मौजूद हैं। देवयानी जी नमस्कार, पूछिए सवाल। बधाई हो सर आप लोगों को पहले तो। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। बताइए सर, मेरे पास SBI के 300 शेयर हैं एट द रेट ऑफ 260। 260 तो अभी इसमें क्या किया जाए? कब से होल्ड कर रहे हैं? ये लेवल्स हाल फिलहाल के तो नहीं लगते? नहीं, हाल फिलहाल के नहीं है सर, ये री रेटिंग हुआ है तब से मेरे पास में है। अच्छा, अब होल्ड कब तक कर सकती हैं? 3 महीने तक कर सकती हूँ। अच्छा, समय बताएं, 3 महीने तक SBI को होल्ड किया जा सकता है क्या? 260 की खरीद है इनकी। जी, टाइम अगर ज़्यादा देते तो अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता था। एनीवे, ये स्टॉक अभी भी चार्ट में वीकनेस शो नहीं कर रहा है। जो भी वीकनेस था वो अभी नेगेटिव हो चुका है, क्योंकि इस करेक्शन में, रिसेंट करेक्शन में ये स्टॉक 200 डिमा में सपोर्ट लिया है और ये स्टॉक वापस रिकवरी मोड में है। अब 285 से 84 के बीच में सपोर्ट है। जब तक वो सपोर्ट होल्ड करेगा, ये स्टॉक वापस जाके 300-310 के आसपास जाके सेटल कर सकता है। आपका 3 महीने का टारगेट सिर्फ उतना ही दे सकते हो, 310 के आसपास का। तो आप बने रहिए, आपको स्टॉप लॉस अकॉर्डिंगली फॉलो करना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा वाइड स्टॉप लॉस लगाएंगे तो जो रिसेंट लो स्टॉक ने बनाया था 269 के आसपास, उसी के नीचे स्टॉप लगा के आप बने रह सकते हैं। नहीं तो बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस लगाएंगे तो थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। 282 होगा आपका छोटा स्टॉप लॉस। आपका टारगेट 300 से 310। चलिए, लेकिन क्योंकि आज खास दिन है, हम बाजार के एक्सपर्ट से भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको अब क्या करना चाहिए आपके इन्वेस्टमेंट्स पे, और बाजार आगे भी चलेगा क्या, ये बहुत बड़ा सवाल है। बसंत महेश्वरी साहब मेरे साथ इसमें मौजूद हैं, वेल्थ एडवाइजर्स LLP से। बसंत महेश्वरी वेल्थ एडवाइजर्स LLP से। बसंत जी, बहुत शुक्रिया अपना समय जी बिजनेस को देने के लिए। सर, सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो आपको। 32,000 का आंकड़ा जो आज तक कभी दिखा नहीं था सेंसेक्स पे, वो भी दिख गया। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या ये ओवर स्ट्रेच्ड मार्केट है? क्योंकि हम ये देख रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स पे भी रन अप बहुत स्ट्रॉन्ग है सर, तो इंडियन मार्केट्स क्या तेज चलेंगे अभी? नमस्कार। पहली बात है कि बुल मार्केट तो ओवर स्ट्रेच ही होते हैं। बुल मार्केट तो कभी सिकुड़ा हुआ होता ही नहीं है। तो ओवर स्ट्रेच रबर बैंड की तरह होता है, लास्ट में रबर बैंड टूटता है और ये तो बताना बहुत मुश्किल है कि कब टूटेगा रबर बैंड। लेकिन बुल मार्केट की खासियत होती है, बेयर मार्केट के पाप खुलते हैं बुल मार्केट में। तो पहली बात है कि अगर आपके शेयर अच्छे हैं, कंपनी प्रॉफिट कर रही है और आप पैसे बना रहे हैं, तो हड़बड़ में प्रॉफिट बुक मत करिए, उसको पकड़ के बैठे रहिए। और दूसरी बात है, किसी को पता नहीं बुल मार्केट कितना लंबा चलता है, बट एक अंदेश है, पर मुझे लगता है कि 2-3 साल और चलेगा। फर्स्ट ईयर ऑफ द न्यू गवर्नमेंट 2019 जो होगी, 2020 होगी, 2-3 साल और चलेगा। तो ये सब प्रेडिक्शन करना भी गलत है, लेकिन अगर कंपनी अच्छी है तो पकड़ के बैठे रहना चाहिए। और 5-10 हजार कमाने के चक्कर में इन्वेस्टर नहीं जाए। यहाँ सोचिए कि मैं करियर कैसे बना लूँ, इससे मैं बड़े पैसे कैसे बनाऊँ। तो आई थिंक दैट शुड बी द फोकस। राइट, तो आपका व्यू ये है कि लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें, अभी 3 साल तक और मार्केट्स तेज हो सकते हैं। लेकिन सर, FIs का व्यू क्या है इंडियन मार्केट्स को स्पेशली लेकर? अगर हम एशियन पीएस के मुकाबले भी देखें तो उस लिहाज से क्या इंडियन मार्केट्स अभी अट्रैक्टिव है? FII का व्यू धीरे धीरे कम हो रहा है। आप कम हो रहा है तो इम्पोर्टेंस, रेलेवेंस कम हो रहा है, बिकॉज हमारे लोकल डोमेस्टिक पैसा बहुत आता है। तो लेकिन वो सब अपनी जगह की बात है। देखिए, FII भी कोई घूमी चमड़ी हो गई तो इसका ये मतलब नहीं कि उनके पास दिमाग कुछ और है। डिमोनेटाइजेशन के समय FII ही बेच रहे थे और अब वही खरीद रहे हैं। तो जब बाजार घटता है तो FII ही बेचते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, और हमें फिर लगता है कि FII क्या कर रहे हैं वो पता कर लें। मुझे तो लगा हमारे जो लोकल डोमेस्टिक इन्वेस्टर है उन्होंने ज्यादा स्मार्टली बेच किया मार्केट में, बिकॉज
नवंबर दिसंबर में उन्होंने जम के शेयर खरीदे थे और सारे SIP और म्यूचुअल फंड के पैसे आए थे उस समय, और FIIs ने उस समय बेचा था। तो FII का रेलेवेंस हर दिन, हर महीना, हर हफ्ता धीरे धीरे कम होगा, बट खत्म तो नहीं होगा। बट मुझे लगता है कि वापस वही बात की, बुल मार्केट में अगर अच्छे शेयर रहे हैं, आपकी अर्निंग आ रही है, तो हड़बड़ में मत बेचिए। डबल हो गया, 50% बढ़ गया, 10% बढ़ गया, ब्रोकर फोन करेगा प्रॉफिट ले लो, प्रॉफिट ले लो। प्रॉफिट लेने में हड़बड़ नहीं करेगी, दैट्स द फोकस। अच्छा, तो सर फोकस कहाँ पर रखना चाहिए? अगर मैं टॉप प्रायोरिटीज पूछूं आपकी मार्केट के इस बुल रन में कौन सी हैं, तो कहाँ पर है आपका फोकस? मतलब सेक्टर के हिसाब से आप पूछ रहे हैं? जी बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से कोई सेक्टर स्पेसिफिक अगर आपका व्यू हो, या फिर कोई इन्वेस्टमेंट व्यू किसी स्टॉक पे देना चाहें। मैं समझ गया। देखिए, बुल मार्केट में अभी भी 300 है। कभी भी जब भी बुल मार्केट सेक्टर वही बढ़ता है जो सबसे ज्यादा ग्रोथ दिखाता है। बहुत सिंपल है थ्योरी, इसमें कोई नया नहीं है कि हमें सेक्टर नहीं ढूंढना है, हमें ग्रोथ ढूंढना है। क्योंकि बुल मार्केट ग्रोथ ढूंढता है, जहाँ ग्रोथ आता है वहाँ बुल चल पड़ता है। तो सॉफ्टवेयर में हुआ था, इंफ्रास्ट्रक्चर में हुआ, उसके पहले ACC और हर्षद मेहता के समय में हुआ। जहाँ ग्रोथ होता है वहाँ मार्केट चल पड़ता है। तो ग्रोथ मेरे हिसाब से NBFC, स्पेशली हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, कुछ टेलिंग स्टॉक्स और कुछ इर्द गिर्द इधर उधर हैं। और जरूरी नहीं है कि बुल मार्केट में सारे 6000 के 6000 शेयर आपके चल पड़े BSE के। आपके चलेंगे चुनिंदा 20, 30, 40, 50 शेयर चाहते हैं, उसके पीछे पीछे मतलब छोटा दूल्हा आगे बाराती पीछे चलते हैं, वैसे होता है। तो आपको दूल्हा पकड़ना है, बाराती को छोड़ना है। सर आज तो एक शेयर बता दीजिए, आपने NBFCs बोल दिया, फाइनेंस बोल दिया, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां, सीमेंट, कोई स्टॉक जो आपके रडार पर है, या फिर कोई पोर्टफोलियो में कोई 2-3 स्टॉक्स जो आप क्लोजली वॉच कर रहे हैं? वैल्यूएशन शेयर तो मेरा सबको पता है, कोई नया तो कुछ नहीं है। बट हाउसिंग फाइनेंस में लोग सुपर बुलिश है। एक शेयर जो हमारे पास है, रिकमेंडेशन हम नहीं देते हैं, हमारे पोर्टफोलियो में है, लोगों के पास भी है, कैनफिन होम फाइनेंस। हमें लगता है कि 2-3 साल से रखा हुआ है हमारे पास, बट लगता है ये लंबी स्टोरी चलेगी। चलिए बसंत जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैसेज जो आपने दिया वो ये है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्टोरी है इंडियन मार्केट्स। आप लंबी अवधि के लिए बने रहें, अगर पोजीशंस हैं तो अच्छे रिटर्न्स मिलने की संभावना है। NBFCs, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और सीमेंट, ये कुछ ऐसी पॉकेट्स जहां पर तेजी बन सकती है। और NBFC में जो स्टॉक एडवाइस किया हुआ है वो है कैनफिन होम्स, ऑलरेडी पोजीशन है, ये मैं पहले डिस्क्लोजर थे। तो चलिए फिर से यहाँ पर हम कॉलर्स के पास चलते हैं। मीनाक्षी जी इस समय लाइन पे मौजूद है। मीनाक्षी जी नमस्कार, स्वागत है, पूछिए सवाल। हेलो। हाँ जी, सवाल पूछिए। इस समय PNB या DCB बैंक में से कौन सा बैंक में इन्वेस्ट करना चाहिए? ओके राइट। नजरिया कितने समय रुक सकती हैं? 1 साल तक भी रुक सकती हूँ। ओके, बताएं विकास जी, 1 साल के लिए PNB खरीदें या फिर DCB बैंक? देखिए, दोनों ही स्टॉक अच्छे हैं। एक्चुअली PNB को देखा जाए तो ऊपरी लेवल से काफी गिर चुका है और PSU बैंक्स में अब थोड़ी थोड़ी रिकवरी भी देखी जा रही है। और जिस तरह से कल CPI इन्फ्लेशन के नंबर्स आए हैं, ये ऑलमोस्ट सर्टेन लग रहा है कि अगस्त 2 को जो RBI की पॉलिसी आएगी वहां पे बिल्कुल एक रेट कट आ सकता है। तो उससे पूरा बैंकिंग सेक्टर फोकस में रहेगा। हालांकि DCB बैंक भी बहुत अच्छा बैंक है और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट दोनों में से अगर चूज करना पड़े तो हालांकि फंडामेंटल्स DCB बैंक के ज्यादा अच्छे हैं, बट स्टॉक ऑलरेडी ज्यादा चल चुका है। तो मुझे लगता है रिटर्न के हिसाब से अगर किसी को 1 साल के लिए लेना हो तो PNB इन लेवल्स पे ज्यादा अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। तो PNB में खरीदारी करने की राय यहाँ पर निकल कर आ रही है। गोवा से हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं, अभिषेक जी नमस्कार। हेलो जी बिजनेस जी, पूछिए क्या सवाल है आपका? मुझे पूछना था कि जस्टाइल में लेना चाहता था, तो वो ओके रहेगा क्या? अभी टेक्निकली तो मुझे अच्छा लग रहा है वो चार्ट पे, लेकिन लो लेवल पे है, तो अभी लेना अच्छा पड़ेगा या फिर मुझे उसका फंडामेंटल कुछ नॉलेज नहीं है, इसलिए मुझे पूछना था। जी, तो ये आप शॉर्ट टर्म के लिए लेना चाह रहे हैं या लंबे समय के लिए इसमें होल्ड करना चाह रहे हैं? लंबे समय के लिए। सिमी से राय ले लेते हैं। सिमी के पास इनफैक्ट लंबे समय के लिए राय जाना चाह रहे हैं, तो विकास जी आपसे राय होगी। जस्ट डायल पर इनका सवाल है, लंबे समय के लिए कैसा दिखाई दे रहा है जस्ट डायल इस लेवल पर आपको? देखिए, जहां तक जस्डाइल का सवाल है, मैं फंडामेंटल्स से इतना कोई बहुत ज्यादा खुश नहीं हूं। मुझे लगता है इस स्टॉक में हमने एक तो बहुत ऊपर लेवल से बहुत ही तेज गिरावट इस स्टॉक में देखी है और बिजनेस मॉडल मुझे पसंद नहीं आता और अभी भी मुझे लगता है वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव है। अगर ये कंपनी और कुछ करती है और वहां से कोई एक ट्रिगर आता है तो दैट इज नॉट नोन राइट नाउ, बट करंट पैरामीटर्स पे मुझे लगता है इस स्टॉक में लंबी अवधि के लिए निवेश करने का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। बाजार में बहुत सारे अच्छे सेक्टर, अच्छे स्टॉक्स हैं, तो आई वुड रिकमेंड कि
इस निवेशक को किसी दूसरे स्टॉक में निवेश करना चाहिए लंबे अवधि के लिहाज से। चलिए, जिनेश जी इन्होंने कॉल किया वडोदरा से। इनफैक्ट ये एसएमएस भेजा इन्होंने हमारी टीम के पास। आईसीसी बैंक है, 300 शेयर्स, क्वांटिटी 294 के लेवल पे लिया। सेमी आईसीसी बैंक मूव तो पॉजिटिव है आज, क्या लगता है ये और एक्सटेंड हो सकता है? इनकी खरीद 294 के आसपास की है। बहुत लंबी अवधि के लिए है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर शॉर्ट टर्म के लिए है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक पे मोमेंटम है। ये स्टॉक 290 टू 85 के बीच में जो सपोर्ट लिया है, मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी वो सपोर्ट टूटेगा। उनको मैं वापस 310 का ही टारगेट दे रही हूँ शॉर्ट टर्म के लिए, अगर उनका नज़रिया बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए है तो मुझे लगता है कि होल्ड करना चाहिए। इनफैक्ट अगर टाइम देना है आपको तो साल भर भी आप वेट कर सकते हैं, ये स्टॉक आपको डिसेंट रिटर्न दे सकता है। चलिए, हमारे साथ हिमाचल से एक दर्शक जुड़ चुके हैं। विकी ने हमें कॉल किया है। विकी जी नमस्कार, पूछिए कौन सा शेयर आपके पास? मैडम मेरे पास है RIIL। ओके, रिलायंस इंफ्रा के शेयर्स हैं आपके पास। चलिए, रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा के शेयर्स हैं आपके पास। चलिए, तो कितने शेयर्स हैं आपके पास और किस भाव पर लिया था आपने? मैडम मैंने लिए थे 460 पे। और कितने शेयर्स लिए थे आपने? 250। ओके, और क्या जानना चाह रहे हैं आप, कब तक बने रह सकते हैं स्टॉक में? मैडम मैं एक दो साल रुक सकता हूँ, मतलब कितना मतलब रेट जा ओके, अच्छा मुनाफा भी हो रहा है आपको। विकास जी, इनके पास RIL के शेयर्स हैं, 460 पर इन्होंने लिया था, 250 शेयर्स लिए थे और लंबे समय के लिए बने रह सकते हैं स्टॉक में। क्या राय देंगे आप? देखिए, जहां तक रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, इस स्टॉक में जब कभी भी पनवेल में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेके कोई पॉजिटिव खबरें आती है तो हमने देखा है वहां पे एक उछाल आता है, बिकॉज ये काफी लैंड बैंक ओन करती है जो न्यू बॉम्बे और पनवेल वाले एरियाज में, तो उस लिहाज से इसमें एक पॉजिटिव ट्रिगर रहता है। बट मुझे नहीं लगता ये स्टॉक एक इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है। मुझे लगता है अगर यहाँ और थोड़ा उछाल आता है निवेशक को, जैसे अभी भी प्रॉफिट्स में बैठे हैं, बट अगर और थोड़ा प्रॉफिट्स में इनको इससे निकलना चाहिए और लंबी अवधि के लिहाज से किसी दूसरे अच्छे स्टॉक में निवेश करना चाहिए। चलिए, एक और व्यूअर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुंबई से तरुण जी ने कॉल किया है। तरुण जी नमस्कार, स्वागत है। बताइए सर, क्या स्टॉक है आपके पास? तरुण जी सुन पा रहे हैं तो अपना सवाल पूछिए सर। कौन सा स्टॉक है और कितने टाइम के लिए आपने लिया वो स्टॉक? मैम टाइम तो नहीं है, टाइम की लिमिट नहीं है। सर मेरे को आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। स्टॉक दीवान हाउसिंग है पोर्टफोलियो में? जी ठीक है। एट द रेट व्हाट, कितने लेवल पे? 45 नहीं, 445 बोला। 390। मेरे को सर आपकी 390 पे 390 390 आई थिंक आपने ये बोला। चलिए ठीक है, मैं एक बार सुमी से पूछ लेता हूँ। सुमी बताएं, 390 के लेवल पे दीवान हाउसिंग है, अभी 442 चल रहा है, इसको होल्ड करें पोजीशन को? जी बिल्कुल रजत, मुझे लगता है कि ये स्टॉक काफ़ी शानदार स्टॉक है और हाउसिंग फाइनेंस में ये स्टॉक एक अच्छा परफॉर्मेंस भी जनरेट किया है। रिसेंट पास में भी एक साल का भी नज़रिया देखेंगे तो भी मुझे नहीं लगता है कि ये स्टॉक खराब परफॉर्मेंस दिया है। एक 460-70 के आसपास का हर्डल है, वो रिसेंटली ये स्टॉक हाई बना के उसी लेवल के आसपास से नीचे आ चुका है, पर वापस ये स्टॉक ऊपर जाएगा और वो जो 460-70 का लेवल है वो मिनिमम टारगेट है। वो शॉर्ट टर्म का नज़रिया से अगर कोई होल्ड कर रहा है उनके लिए वो टारगेट मैं दे रही हूँ। मेरा ये स्टॉक बहुत फेवरेट है, मेरे पोर्टफोलियो में भी है। मुझे लगता है कि अगर आपको साल भर भी वेट करना है तो ये स्टॉक आपको अच्छा निराश नहीं करेगा। आप होल्ड कीजिए, ज़रूर होल्ड कीजिए। शॉर्ट टर्म का स्टॉप लॉस 410 और लॉन्ग टर्म का स्टॉप लॉस 380-75 के आसपास का होगा, तो आप होल्ड कीजिए। क्योंकि लॉन्ग टर्म का मेरा टारगेट बहुत बड़ा है, इसलिए मैं लॉन्ग टर्म के लिए भी एक स्टॉप लॉस दे दी हूँ, बहुत ही बड़ा स्टॉप लॉस दे चुकी हूँ। पर कोई बात नहीं, आप लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने की राय होगी। रोहतक से हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं अशोक। अशोक जी नमस्कार। अशोक जी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी हाँ जी जी, पूछिए क्या सवाल है आपका? मेरे पास 1000 शेयर हैं गति के। ओके, और कब तक बने रह सकते हैं आप? बेच दूंगा अगर रेट बढ़ गया तो। 139 के लिए हूँ। चलिए ठीक है। विकास जी, इनके पास गति के शेयर्स हैं, 139 पे इन्होंने खरीदा था, क्या राय देंगे आप? बने रहे? आप बिल्कुल, मेरी राय में गति एक अच्छा स्टॉक है, बिल्कुल बने रह सकते हैं। थोड़ा नुकसान इनको जरूर हो रहा है, बट चूंकि अब जीएसटी भी इम्प्लीमेंट हो चुका है और उसके मेजर बेनिफिशियरी ये जितनी लॉजिस्टिक कंपनियां हैं वो रहती है, फिर बाजार के कई दिग्गज निवेशकों का भी इसमें निवेश है। मुझे लगता है लंबी अवधि में यहाँ से अच्छे अपसाइड्स देखने को मिलेंगे, तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है और बिल्कुल होल्ड करके रख सकते हैं।
चलिए, आनंद जी इस समय लाइन पे मौजूद है, ग्वालियर से उन्होंने कॉल किया। आनंद जी नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है, किस लेवल पे लिया आपने? आनंद जी, आपको मेरी आवाज आ रही है तो अपना सवाल पूछिए। हेलो, हाँ जी, सवाल पूछिए सर, कौन सा स्टॉक है और कितने लेवल पे खरीदा आपने? सर मैंने एक्सिस म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया था। तो म्यूचुअल फंड में? म्यूचुअल फंड में सर। अच्छा, तो उसका कोई जानकारी मिलेगी क्या सर? नहीं सर, वो तो आपको एक हमारा शो जाता है मनी गुरु शाम को 7:30 बजे 5:30 बजे, उसमें आपको देखना 6:30 बजे, माफ कीजिएगा 6:30 बजे मनी गुरु जाता है, उसमें आपको दैट इज अ पर्सनल फाइनेंस शो जिसमें आप ये क्वेरी पूछ सकते हैं 6:30 बजे। पल्लवी उसको होस्ट करती हैं, आप उस शो में हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन एग्जैक्टली ये पूछ लेते हैं कि ये जो म्यूचुअल फंड के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस पर क्या होराइजन है? विकास जी, म्यूचुअल फंड्स के जरिए इस लेवल पे, मार्केट के इस लेवल पे पैसे लगाना कैसा रहेगा स्टैगर्ड वे में, यानी कि एसआईपी के थ्रू? नहीं, बिल्कुल एसआईपी के थ्रू तो आप फिर लेवल्स देखने की जरूरत ही नहीं है आपको। आप एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट बिल्कुल करना चाहिए। अच्छे क्वालिटी के जो म्यूचुअल फंड जिनका एक ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा हो, फंड मैनेजर अच्छा है, उस तरह के म्यूचुअल फंड को चूज करके एसआईपी बिल्कुल करते रहिए और आपको लेवल्स देखना नहीं चाहिए और इसका एक बिल्कुल लॉन्ग टर्म का नजरिया रखना चाहिए 3 साल 5 साल के लिए। तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स और बाकी जो भी इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज है वहां से अच्छे रिटर्न्स आपको मिलेंगे। तो आई वुड एडवाइस कि जो निवेशक है उनको म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी के रूट के थ्रू निवेश करते रहना चाहिए। दिल्ली से हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं, अंकित जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना चाह रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग मैम, आई हैव केपीआर लिमिटेड के 10 शेयर हैं एट द रेट ऑफ 855। ओके, और कब तक बने रह सकते हैं आप? आई एम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, कोई ऐसा शॉर्ट टर्म का वो नहीं है। सिमी केपीआर लिमिटेड में क्या राय होगी आपकी? 855 पर इन्होंने लिया था, 855 पर इन्होंने खरीदा था और इस वक्त नुकसान हो रहा है इनको यहाँ पर, क्या राय देंगी आप? पूजा, मुझे लगता है कि चार्ट का खराब नहीं है, चार्ट में स्ट्रेंथ दिख रहा है, शॉर्ट टर्म चार्ट में भी मोमेंटम है, तो उनको थोड़ा सा लॉस हो सकता है, पर उनका साल भर का नज़रिया है, मुझे नहीं लगता कि ये स्टॉक उनको निराश करेगा। एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिएगा अपना कंफर्ट लेवल के हिसाब से, क्योंकि ये स्टॉक रिसेंटली अगर जो बॉटम इसने बनाया है 750 के आसपास का और अभी 850 के आसपास है, तो अभी लॉन्ग टर्म का स्टॉप लॉस भी देंगे तो करंट लेवल से 100 पॉइंट का लोअर साइड में ही होता है। आप अपना कंफर्ट लेवल के हिसाब से स्टॉप लॉस लगाइए, हो सकता है 810 820 कहीं पे भी लगाइए और होल्ड कीजिए। मुझे लगता है कि ये अच्छा रिटर्न देगा। रिसेंटली ये हाई बना था 870 880 के आसपास, वही हाई क्रॉस करके निकल जाएगा तो ये स्टॉक 950 तक का भी लेवल दे सकता है। टेक्निकली स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं, होल्ड। चलिए, होल्ड कीजिए, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग काउंटर है। राम प्रकाश जी अजमेर से लाइन पे मौजूद है। राम प्रकाश जी नमस्कार, पूछिए सर सवाल। हाँ, मेरे पास रिलायंस पावर के 300 शेयर हैं, 100 रुपए पे लिए थे वो। अच्छा ठीक है, एक बार प्राइस दोहरा दें कितने लेवल पे? और जीएमआर इनका है 18 शेयर, जो लिए थे 35 रुपए पे है। अच्छा चलिए ठीक है, मैं दोनों पे व्यू पूछ लेता हूँ। रिलायंस पावर और जीएमआर इंफ्रा, विकास जी आपको कैसे लग रहे हैं, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बताएं। देखिए, दोनों स्टॉक इन्होंने बहुत ऊंचे लेवल पे लिए हैं। अब जिन लेवल्स पे ये स्टॉक दोनों आज ट्रेड कर रहे हैं वहां से तो डेफिनेटली थोड़ी बहुत अपसाइड बिल्कुल देखी जा सकती है, खास करके जीएमआर इंफ्रा जहां की काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स देखने को मिले हैं। इन्होंने कई अपने जो नॉन कोर एसेट्स है वो बेच के अपने कर्ज को कम किया है और जो एयरपोर्ट के क्षेत्र में काफी अच्छा काम कर रही है और आने वाले क्वार्टर्स में मुझे लगता है जीएमआर एयरपोर्ट्स जो इनकी सब्सिडियरी है उसका आईपीओ भी आने की तैयारी रहेगी, तो वहां पे स्टॉक में उछाल देखा जा सकता है। तो हालांकि इनकी खरीद ऊंचे लेवल की है, बट इन लेवल्स पे बेच के कोई मतलब नहीं है। मुझे लगता है इनको बने रहना चाहिए, यहाँ से अपसाइड्स देखने को मिलेंगे। और सिमिलर थिंग गोज विथ रिलायंस पावर, वहां पे भी बहुत ऊंची खरीद है, बहुत नुकसान पे बैठे हैं, बट करंट लेवल्स से बिल्कुल थोड़ी एक अपसाइड देखी जा सकती है, तो उसमें भी थोड़ा बने रह सकते हैं। बट जैसे ही 25-30% का अगर उछाल आता है तो वहां पे इस स्टॉक पे निकल के फिर लंबी अवधि के लिहाज से किसी दूसरे अच्छे फंडामेंटली साउंड स्टॉक में निवेश करें। तो चलिए, ये राय आती हुई दोनों ही स्टॉक में। राजस्थान से फटाफट से कॉलर ले लेते हैं। संजना जी हमारे साथ जुड़ी हैं। संजना जी नमस्कार। नमस्कार जी, पूछिए क्या सवाल है आपका? जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई हो कि 32,000 आपका सेंसस पहुंच गया है। जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। सवाल पूछिए जी, आपका कौन सा जी है ना, मेरे को ऐसा शेयर बताइए जो कि मतलब रेट भी कम हो और अच्छा इन्वेस्ट हो लॉन्ग पीरियड के लिए।
ओके जी, आपको वैसे शो अगर आप देख रही होंगी उसमें काफ़ी कुछ स्टॉक सुझाव दिए गए, लेकिन विकास जी से एक बार राय ले लेते हैं। विकास जी, ये जानना चाह रही है कि इस लेवल पर अगर किसी सेक्टर में या कुछ ऐसा स्टॉक हो जिसमें लॉन्ग टर्म निवेश किया जा सके, तो कौन सा स्टॉक या कौन सा सेक्टर आप सुझाएंगे इन्हें? देखिए, अभी हाल ही में जो शो के दौरान मैंने एक स्टॉक का जिक्र किया था, एक सेफ स्टॉक है बिल्कुल, एक रियल एस्टेट कंपनी है, नाम है एनबीसीसी। इसमें लंबी अवधि के लिहाज से इन लेवल्स पे भी निवेश कर सकते हैं। स्टॉक बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छी ऑर्डर बुक है, और जिस तरह से सरकार का एक फोकस है अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर, जिस तरह से सरकार ने अपने कई लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की लैंड बैंक को डेवलप करने का काम इस कंपनी को दिया है, और हाल ही में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी धारावी के रीडेवलपमेंट की बातें करी है, जहां पे भी इस कंपनी को भी उसमें काम मिल सकता है। मैं इस स्टॉक पे बुलिश हूं और बिल्कुल सेफ है, यहां से डाउनसाइड रिस्क बहुत लिमिटेड है, और स्टॉक निफ्टी इतने ऊपर लेवल्स पे होने के बावजूद बहुत ज्यादा कोई यूफोरिक लेवल्स पे नहीं है, तो यहां से सब्सटेंशियल अपसाइड मिनिमम मुझे लगता है आने वाले एक साल के अंदर 50% के अपसाइड बिल्कुल देखे जा सकते हैं। तो आई वुड रिकमेंड कि जो निवेशक है इस स्टॉक में निवेश करें लंबी अवधि के लिहाज से। राइट, लेकिन अब आपके कॉलर्स फटाफट से आपके सवाल लेंगे, क्योंकि इस शो को वाइंड अप करने में बस कुछ ही समय बचा है, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने गेस्ट से भी कि वो फटाफट से आंसर्स दें। राजकुमार जी सूरत से लाइन पे मौजूद है। राजकुमार जी नमस्ते, बताएं, सवाल बताएं और किस लेवल पे लिए शेयर? नमस्कार जी, मैं जानना चाहता हूं कि मुझे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से मुझे एक एल&टी में मुझे करना है, एल&टी हाउसिंग में, और दूसरा है अशोक लीलैंड। दोनों में से मुझे लॉन्ग टर्म में किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? ओके, विकास जी, लॉन्ग टर्म के लिए एल&टी फाइनेंस और अशोक लेलैंड दोनों में से किस में इन्वेस्टमेंट करें? LIC हाउसिंग में शायद उनका सवाल। LIC, आई थिंक एल&टी फाइनेंस बोला, चलो LIC हाउसिंग, एल&टी फाइनेंस या फिर अशोक लेलैंड, किस में इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है विकास जी? देखिए, तीनों स्टॉक बहुत ही अच्छे हैं, बट अगर एक को चूज करना पड़े तो मुझे लगता है LIC हाउसिंग फाइनेंस के साथ जाना चाहिए। ओके, चलिए हमारे साथ एक SMS हमें आया है दिल्ली से सनी का। इन्होंने गोदरेज प्रॉपर्टीज पे सवाल पूछा है। 500 शेयर्स इन्होंने 555 के भाव पर लिए हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज। सिमी, क्या राय देंगी आप? नुकसान हो रहा है इनको काफ़ी, इस वक्त 512 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है और 555 के लेवल पर इन्होंने लिया था। गोदरेज प्रॉपर्टीज पे क्या राय देंगी आप? पूजा, मुझे लगता है कि उन्होंने काफ़ी ऊपर ले चुके हैं, पर करंट लेवल से इसका डाउनसाइड बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा है, मेजर सपोर्ट के आसपास आ चुका है। मुझे लगता है कि उनको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, ऑलरेडी काफ़ी लॉस हो रहा है, अगर यहाँ से थोड़ा बहुत होल्ड करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिकवर करेगा ये स्टॉक, होल्ड कीजिए। ओके, तो होल्ड करने की सलाह रहेगी। मनोज जी इंदौर से, इन्होंने SMS भेजा है, राजेश एक्सपोर्ट्स पोर्टफोलियो में है 430 के भाव पे, 100 क्वांटिटी, अच्छे मुनाफे में बैठे हैं। विकास जी, क्या करना चाहिए? 430 की खरीद है, 663 आ चुका है। नहीं दादा, मेरी राय में इस स्टॉक्स में इनको प्रॉफिट्स बुक कर लेना चाहिए। मुझे वैल्यूएशन सब महंगे लगने लगे हैं, तो डेफिनेटली आई वुड रिकमेंड सेल एंड बुक प्रॉफिट्स। एक और हाउसिंग फाइनेंस स्पेस से ही सवाल आया है, कोलकाता से आकाश ने हमें पूछा है, और इनका सवाल ग्रुप फाइनेंस पे है। 50 शेयर्स इन्होंने 335 के भाव पर लिए हैं, और अभी देखें तो काफ़ी शानदार मुनाफा इनको यहाँ हो रहा है। सिमी, क्या राय देंगी आप ग्रुप फाइनेंस में? जी, अभी भी मुझे लगता है कि होल्ड किया जा सकता है। 470 के आसपास का एक स्टॉप लॉस हो सकता है अगर उनका नज़रिया लंबी अवधि के लिए है, और मुझे लगता है कि 540 से 550 का टारगेट मिनिमम आ सकता है शॉर्ट टर्म में, और लॉन्ग टर्म का टारगेट और बड़ा हो सकता है। स्टॉप लॉस फॉलो करके होल्ड कीजिए। चलिए, ध्रुव जी इस समय दिल्ली से लाइन पे हैं। ध्रुव जी नमस्कार, सवाल पूछिए। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। मुझे 2 शेयर्स मैंने निकाले हैं, उनमें से मुझे आपकी राय चाहिए। विनाती ऑर्गेनिक्स और नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल, इन दोनों में से कौन सा शेयर ले सकते हैं लंबी अवधि के लिए? हाँ जी सर। ठीक है, विकास जी बताएं, विनाती ऑर्गेनिक्स और साथ साथ नवीन फ्लोरिन, दोनों में से बेहतर कौन सा है लॉन्ग टर्म के लिए? देखिए, दोनों स्टॉक अच्छे हैं, दोनों ने जबरदस्त रिटर्न पिछले 2-3 सालों में दिए हैं निवेशकों को, बट अगर दोनों में से एक को चूज करना पड़े तो आई वुड लाइक टू गो विद विनाती ऑर्गेनिक्स। तो जिलेट एयरवेज पे निवेश करने की राय। पुणे से हमें मैसेज आया है मोहित जी का। मोहित का सवाल कोल इंडिया पर है। कोल इंडिया के इन्होंने 122 शेयर्स लिए हैं, 244 की इनकी खरीद है। सिमी, क्या राय देंगी आप कोल इंडिया पर? 244 पर इन्होंने लिया था और इस वक्त मुनाफा हो रहा है इनको अच्छा, क्या राय देंगी आप? मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए चार्ट्स कैसे दिखाई दे रहे हैं आपको?
देखिए पूजा, मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है। लॉन्ग टर्म चार्ट काफ़ी वीक है, शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत मोमेंटम इसमें है, पर इस मोमेंटम में अगर 260 का लेवल क्रॉस करके सस्टेन नहीं करेगा तो ये जो मोमेंटम इसको मिला है 240-45 के आसपास है, वो मोमेंटम भी खत्म हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से 260 के आसपास अगर ये स्टॉक वहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगा तो एक बार एग्जिट कर लीजिएगा और यही पैसा कोई दूसरा स्टॉक में लगाइए जहाँ पे अच्छा रिटर्न आने का चांसेस है। कोल इंडिया मुझे नहीं लगता कि अच्छा बेट होगा। चलिए सिमी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, दर्शकों की मदद करने के लिए, उनके सवालों के ऊपर एडवाइस करने के लिए, और साथ साथ विकास जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐतिहासिक दिन पे, ऐतिहासिक दिन है लेकिन आप जी बिजनेस के साथ दिन भर बने रहिए, कि हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स बताएं जो आप बाजार की अगली लेग में आपको काफी स्ट्रांग मुनाफा दें।